दुमका जिला प्रशासन द्वारा +2 के बच्चों के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किया गया है और उन सभी बच्चों को जीरोक्स कराकर उपलब्ध कराया गया है। तो उसी में से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखिए। तो आपका पहला है हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल। मुस्लिम संतों की दरगाहों में हजारों भक्त क्यों जाते हैं? तो मुस्लिम संतों की दरगाह में हजारों भक्त जाते हैं क्योंकि वे संत मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल देते थे। अतः भक्त आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा है, अल बरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 अवरोधकों का उल्लेख कीजिए। तो पहली कठिनाई भाषा की थी, संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था। दूसरी थी धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता। चौथा है, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखें। तो इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया। दूसरा है, इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी गई। इस संपदा पर भू राजस्व निर्धारित किया जिसे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। कौन सा दिवस पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि को कितना जमींदार अपने पास रखते थे? तो जमींदारों को किसानों से वसूल के गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखता था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। चौरी चौरा घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई? तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। मकान का विन्यास जालों के समान है। इन मकानों में आराम की सभी व्यवस्था थी। मकान पक्की ईंटों के थे। तीसरा, नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की ढकी नालियों की व्यवस्था की गई थी। चौथा है, अनेक घरों में स्थान आदि के लिए कुएं मिले हैं। पांचवा, विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानगार बनाए गए थे। नौवां है, गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा था जो गुप्तों के उदय के बारे में विवरण प्रदान करता है। चीनी यात्री फाहियान द्वारा छोड़े गए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पांडुलिपि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। शिलालेख, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख जिसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का वर्णन है। तीसरा है, सिक्कों द्वारा भी गुप्त काल की किंवदंतियां तथा आंकड़े उकेरने गए हैं। ये सिक्के सोने के गुप्तों द्वारा किए गए उपलब्धियों और बलिदानों के बारे में जानकारी देते हैं। 10वां, अस्थायी बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना करें। तो पहला है इसका गुण और दोष। यहाँ पहला गुण है कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के साथ किसानों की हालत में सुधार होने लगा और उनके खेतों में समृद्ध फसल उगने लगी। कृषि के विकास ने राष्ट्र के व्यापार और वाणिज्य को प्रभावित किया। नतीजतन बंगाल भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। तीसरा, इसने प्रतिवर्ष राजस्व तय करने की समस्या को दूर किया। इसके अलावा निश्चित राजस्व ने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया। अब दोष है इसका पहला, चूंकि राजस्व तय किया गया था इसने कंपनी की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दूसरा, इस बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि अगर वे अपनी जमीन बेची गई कंपनी को राजस्व की निश्चित राशि जमा करने में विफल रहे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी?
तो 1857 के विद्रोह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ के बैरकपुर छावनी के सिपाहियों द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व सिपाही मंगल पांडे ने किया था। इस विद्रोह में अफवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे निम्नलिखित विचार बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, अफवाह यह था कि गायों और सूअरों की चर्बी से गोलियों का लेप किया जाता है और उन गोलियों को काटने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा है, अफवाहों में कहा गया था कि अंग्रेजों ने गायों और सूअरों की हड्डियों की धूल को इस आटे में मिला दिया था जो बाजार में बेचा जाता है। तीसरा, यह भी अफवाह थी कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। बहिष्कार कार्यक्रम, पहला सरकारी स्कूल कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तीसरा, 1914 के मार्लो मिंटो सुधारों के सुझावों के अनुसार काउंसिलिंग चुनाव का बहिष्कार। चौथा है, स्थानीय निकायों और नामांकित सीटों में भारतीयों के सदस्यों का इस्तीफा। पाँचवा, उपाधियों और मानद कार्यालय का समर्पण। छठा है, सरकार द्वारा आयोजित कार्यों में भाग लेने से इनकार करना। अब स्वदेशी कार्यक्रम, पहला, हाथ से कताई और हाथ की बुनाई को बढ़ावा देकर स्वदेशी और खादी की लोकप्रियता बढ़ाना। दूसरा, भारतीय समाज से अस्पृश्यता को दूर करना और हरिजनों के कल्याण के लिए पूर्ण उपाय करना। तीसरा, महिलाओं की मुक्ति और उत्थान। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। दूसरा है, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। तो बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया। 14 है, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष होते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। इसके बाद कोप्तगार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अंत में जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण देता था। तैयार पांडुलिपि को एक बहुत वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मुगल काल में अभिजात्य वर्ग की विशेषताओं की वर्णन कीजिए। तो मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषता क्या है? तो मुगल काल में सरदारों की गणना शासक तथा उच्च वर्ग में होती थी। ये सरदार अथवा अमीर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। इनके मध्य एशिया से आए मुगल सरदारों का विशेष स्थान था। इनके बाद तुर्क अफगान सरदारों का दर्जा था। बाद में भारतीय मुसलमान सरदार, शेख, जायदे या हिंदुस्तानी राजपूत राजा, हिंदू उच्च अधिकारी और मराठे भी मुगल अधिकारी वर्ग में शामिल किए गए। मुगलकालीन अधिकारी वर्ग में कुलीन एवं योग विदेशी तथा राजवंशी राजपूतों और योग हिंदुओं को मुगल अधिकारी वर्ग में शामिल किया गया। जहांगीर ने अफगानों तथा शाहजहां ने मराठों को भी शासक वर्ग में शामिल कर लिया। राजपूतों, मराठों तथा हिंदुओं का मुगल साम्राज्य में विश्वास बढ़ने के साथ साथ इनका अधिकारी वर्ग में अनुपात भी निरंतर बढ़ता गया। मुगलकालीन शासन वर्ग की जीवन पद्धति। तो मुगलकालीन शासक अथवा उच्च अधिकारी वर्ग अपनी संपन्न आर्थिक स्थिति के कारण ऐश्वर्य एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। मुगल सरदार शान शौकत में सम्राट का अनुकरण करते थे। ये फलदार वृक्षों एवं सुंदर फव्वारों से युक्त बागों में बने शानदार महलों में रहते थे। वे बड़ी संख्या में दास दासियों, घोड़े, हाथी आदि रखते थे। कई सरदारों के पास बड़े बड़े हर्रम थे।
वे खाने पीने में बहुत खर्च करते थे। भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा फल होते थे। कई फल तो बल्लभ बुखारा तथा समरकंद से मंगाए जाते थे। बर्फ का भी बहुत प्रयोग होता था। स्त्री पुरुष दोनों ही कीमती गहने और कपड़े धारण करते थे। अपने स्तर के अनुसार सरदारों को वर्ष में 2 बार सम्राट को भेंट भी देनी पड़ती थी। इतने भारी व्यय के कारण मुगल सरदार प्रायः कर्ज में फंसे रहते थे। अधिक व्यय के कारण तो मुगल सरदारों की बचत में विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति सम्राट द्वारा जब्त कर ली जाती थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि केवल उन्हीं सरदारों की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी जिनको केंद्रीय सरकार का ऋण चुकाना होता था। मृत सरदार के उत्तराधिकारियों से उसके द्वारा ली गई ऋण की राशि काटकर शेष संपत्ति उनमें बांट दी जाती थी। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में पूंजी निवेश के अच्छे माध्यम न होने के कारण भी मुगल सरदार अपने रहन सहन पर अधिक व्यय करते थे। मुगल सम्राट के प्रधानमंत्री अबुल फजल ने सरदारों को उद्योगों, क्रय विक्रय तथा ब्याज पर धन लगाने की सलाह दी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? तो पहाड़ियाँ लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से निम्न प्रकार से भिन्न थी। पहाड़ियाँ लोगों के आजीविका, पहला, पहाड़ियाँ लोगों के पास ऊंचाई पर स्थित सूबे वाले भूभाग थे। वे कुछ समय बाद अस्थायी कृषि क्षेत्र से हटकर झूम कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए केंद्रित हो गए। तीसरा, जंगल और चरागाह पहाड़ियों की अर्थव्यवस्था के अटूट हिस्से थे। पहाड़ियाँ लोग अपने झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़ियाँ लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे। पहाड़ी लोग जंगल के उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और प्रायः झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्सों में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। पहाड़ी लोग अपनी कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक साफ जमीन पर खेती करते और उसे वर्षों के लिए छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे। पहाड़ियाँ लोग पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और ये भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वह बाहरी लोग के प्रवेश का विरोध करते थे। उनके मुखिया लोग एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़ा निपटा देते थे। अब है संथालों की आजीविका। तो राजमहल की पहाड़ियों में संथाल लोग जम गए। संथाल लोग आसपास के जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकड़ी को काटते थे। जमीन जोतते हुए उससे चावल तथा कपास की खेती करते थे। संथाल के लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। संथाल लोग खेती में हल का प्रयोग करते थे और इनका चिन्ह भी हल था। संथालों ने परिश्रम करके आंतरिक भूभागों में गहरी जुताई करने के बाद कृषि योग्य भूमि को शानदार बना दिया। पहाड़ियाँ लोग अब नीचे इलाकों में घुसने की हिम्मत करते थे तो वे उन्हें भगा देते थे। संथालों ने अपने से पहले राजमहल की पहाड़ियों पर बसने वाले पहाड़ी लोगों को चट्टानी और अधिक बंजर भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया। संथालों के पास पहाड़ियाँ लोग के मुकाबले अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, जिसके लोग खेती के अपने तरीकों को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जिस भूमि पर संथालों ने अधिकार कर लिया, वे अस्थायी खेती करने वाले अपनी स्वायत्ता स्वयं स्थापित करने वाले आदिवासियों के रोल में उभरते चले गए। 1857 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन करें। तो पहला है, महारानी की उद्घोषणा विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। उद्घोषणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे क्राउन मतलब ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय बने। उद्घोषणा में इस बात का आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने तथा लोगों के पारस्परिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का वचन भी दिया गया। तीसरा है, भारत में एक सुव्यवस्थित शासन प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया। इस एक्ट के भारतीय शासक के नियंत्रण दोहरी व्यवस्था कर दिया और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रबंध के लिए सीधे ब्रिटिश क्राउन को उत्तरदायी बनाया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 एवं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 पारित करके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किए गए।
चौथा है अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया। तोपखानों को पूरी तरह यूरोपीय अधिकारियों के अधीन रखा गया। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना की रेजिमेंटों को धर्म, जाति एवं समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया, ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो सके। फूट डालो और राज करो की सुनियोजित नीति के तहत मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के लिए विनाशकारी साबित हुए। देशी राज्यों के विजय और विलय की नीति का पूरी तरह परित्याग कर दिया गया। देशी राज्यों के शासकों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ शासक बनकर रखा गया। ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए देशी राज्यों के शासकों, जमींदारों, भूस्वामियों और व्यापारियों जैसे रूढ़िवादी और प्रक्रियावादी तत्वों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। यह विद्रोह भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध चुनौती का प्रतीक बन गया। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक रही। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब जैसे नेता राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के लिए अग्रदूत बने रहे। इनकी वीर गाथाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत का काम किया। 18 है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे युद्ध के नाम से घृणा हो गई और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली। उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया। कलिंग युद्ध के अधोलिखित प्रभाव पड़े। पहला, धर्म विजय। अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न व प्रण को तोड़कर धर्म विजय की ओर कदम बढ़ाया। उसे अब प्रतीत होने लगा था कि विश्व पर सबसे बड़ी विजय मानव हृदयों पर विजय प्राप्त करना है। दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रहण करना। कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह संभव हो सकता है कि यदि कलिंग युद्ध ना होता तो वह बौद्ध धर्म ग्रहण ना करता। जीवन शैली में परिवर्तन। तो कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ने भी अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़े, शिकार खेले, मांसाहार किया और विलासिता का जीवन बिताया, परंतु इस युद्ध ने उसकी जीवन धारा को ही बदल डाला। वह अहिंसा का पुजारी और दीन दुखियों का रक्षक बन गया। फिर है निर्बल सैनिक संगठन। युद्ध नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सेना काफी हद तक उत्तरदायी है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के रेखा मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थलों के नाम लिखें एवं चिन्हित करें, जिसमें है आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीर और कालीबंगा। तो आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ है आपका हड़प्पा, यहाँ है आपका मोहनजोदाड़ो, यहाँ है आपका कालीबंगा और यहाँ है धौलावीर और ये है आपका लोथल। तो इस ग्राफ को देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इतना जगह में आपका हड़प्पा संस्कृति, तो इधर है आपका पाकिस्तान। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा और गर्दा उड़ा कर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।